Children, so let us start with our next tense, that is future tense. और अगर इसके aspects देखें हम तो अगेन जो हमने प्रेजेंट और पास्ट में पढ़े हैं वही सिंपल में होंगे. फर्स्ट वन इज सिंपल फ्यूचर टेंस. सेकेंड इज फ्यूचर continuous tense. Third one is future perfect tense. The fourth one is future perfect continuous tense. All right, let us start with the first one, that is simple future. सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. कुछ सेंटेंसेस मैं आपके सामने लिखने जा रही हूँ, उनको ध्यान से सुनिए. द फर्स्ट वन इज वी विल वर्क हार्ड नेक्स्ट ईयर. सेकेंड सेंटेंस है वी विल गो टू द फेयर टुमारो. फेयर यहाँ पे क्या होता है? मेला. Third one is they will come back next week. All right? तो इनमें आप सेंटेंसेस में देखेंगे द मेन वर्ब इज वर्क. यहाँ पे है गो और यहाँ पे क्या है? कम. इसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है विल. तो यहीं से हमारा रूल आ जाएगा इस टेंस का, या किस तरह की फॉर्म होती है इसकी. विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या हम बोल सकते हैं रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. जैसे कि विल वर्क, वर्क का यहाँ पे रूट फॉर्म था वही लग गया, साथ में विल लग गया. नेक्स्ट हम देख सकते हैं विल गो या विल कम. ऑलराइट. और यहाँ पे इसकी पहचान अगर हम बताएं किस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, यहाँ पे आपको दिखेंगे जैसे कि नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक या फिर टुमारो. इस तरह के वर्ड्स हम किस टेंस में यूज़ करते हैं? सिंपल फ्यूचर में. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट ईयर यूज़ किया है, यहाँ पे टुमारो यूज़ किया है, यहाँ पे नेक्स्ट वीक यूज़ किया है. तो ये वर्ड्स किस में यूज़ होते हैं यूजुअली या जनरली? हम किस में यूज़ करते हैं? ये सिंपल फ्यूचर में. ओके. अब ये टेंस कहाँ यूज़ होती है, कहाँ यूज़ करते हैं हम इस टेंस को? वी यूज़ दिस टेंस to express an action that will take place in the time to come. टाइम टू कम मतलब क्या हो जाएगा? आने वाला समय. आने वाला समय किस में होगा? भविष्य काल में होगा या फ्यूचर में होगा. टाइम टू कम इन द फ्यूचर टाइम. तो ये टेंस हम कब यूज़ करते हैं? आने वाले समय के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं. ओके. जैसे कि आई विल बिकम अ टीचर व्हेन आई ग्रो अप. जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो क्या बनूंगा? आई विल बिकम अ टीचर. तो यहाँ पे रूल भी आप देख सकते हैं, विल के साथ रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या हो गई? V1. और ये कौन सा समय बताया गया है? आने वाला समय. ऑलराइट, फ्यूचर में. तो इस तरह से ये टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस. नेक्स्ट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. Again, let us see the examples. The first sentence is I will be doing my homework at 5 p.m. Second is Sumin will be taking dance lessons in the evening.
थर्ड इज दे विल बी celebrating Vivek's birthday next Monday। तो ये सब सेंटेंसेस किस टेंस में है? सिंपल फ्यूचर टेंस में है। और इसमें यहाँ से हम इसका रूल देख सकते हैं, इसमें वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। सो एज द नेम सजेस्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो इसमें क्या आएगा? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा इसमें? आईएनजी, कि हर एक कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी का यूज़ तो होता ही है। साथ में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करी गई है इसमें विल बी। विल बी के साथ डूइंग, टेकिंग, सेलिब्रेटिंग। तो रूल क्या हो जाएगा यहाँ पे? विल बी प्लस V1 प्लस आईएनजी। आईएनजी फॉर्म ऑफ द रूट वर्ब, जैसे विल बी डूइंग, इसमें रूट वर्ब क्या हो जाएगा? V1 और साथ में क्या लग गया? आईएनजी। नेक्स्ट इज विल बी टेकिंग, रूट फॉर्म द वर्ब इज टेक और साथ में क्या लग गया? आईएनजी। द नेक्स्ट वन इज विल बी सेलिब्रेटिंग, रूट फॉर्म क्या है? सेलिब्रेट और साथ में क्या आ गया? आईएनजी। ऑलराइट, अब ये टेंस हम यूज़ कहाँ करते हैं? ये टेंस हम यूज़ करते हैं, we use this tense to express an action that will be going on at a given point of time in the फ्यूचर। तो बात वही है, फ्यूचर में तो यूज़ होगी, लेकिन विल बी गोइंग क्या होगी? कॉन्टिन्यूस चलती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी। तो वो टेंस क्या हो जाती है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अब अगर हम डिफरेंस देखें किसके बीच में? सिंपल फ्यूचर टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, कि क्या फ़र्क होता है इन दोनों में। लेट अस सी ऑन द टाइम लाइन। पहले हम सिंपल फ्यूचर को देखते हैं। एक एग्जाम्पल मैं दे के बताती हूँ। जैसे कि दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, मनीष एंड कीर्ति। तो मनीष क्या बोल रहा है? डोंट यू थिंक इट्स हॉट इनसाइड? तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है मनीष, और कीर्ति उसका जवाब क्या दे रही है? यस। मनीष ने क्या पूछा है? डोंट यू थिंक इट्स हॉट इनसाइड? क्या आपको नहीं लग रहा कि अंदर गर्मी है? तो कीर्ति ने क्या जवाब दिया? यस, आई विल स्विच ऑन द फैन। उसने क्या बोला? तुरंत सुनते उस बोला कि मैं फ़ैन को स्विच ऑन करती हूँ। तो ये विल स्विच ऑन, तो टेंस कौन सी हो जाएगी? सिंपल फ्यूचर, क्योंकि विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों? देखो, ये हमारा क्या है? टाइम ऑफ स्पीकिंग। और टाइम ऑफ स्पीकिंग पे मनीष ने पूछा था और कीर्ति ने क्या किया था? यस, आई विल स्विच ऑन द फैन, उसने आंसर किया था। तो जिस समय डिसीजन लिया जाता है, द डिसीजन ऑफ डूइंग the action is taken, टाइम ऑफ स्पीकिंग पे ही एक डिसीजन लिया जाता है, एक निर्णय लिया जाता है क्या करने का? एक्शन को, क्रिया को करने का। तो टेंस कौन सी होगी? सिंपल फ्यूचर। ऑलराइट, तो ये आपको ध्यान रखना है इस तरह से कि जब टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब बताया गया, जब बोला जा रहा है, उसी समय निर्णय लिया गया है किस चीज़ का? एक्शन को करने का। तो उसमें टेंस कौन सी यूज़ होगी? सिंपल फ्यूचर। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे। आई विल बी डूइंग माई होमवर्क एट 5 PM। शाम को 7 बजे मैं अपना होमवर्क करूँगा। तो ये हमारा क्या हो गया? TS, टाइम ऑफ स्पीकिंग।
लेकिन यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। जैसे इसमें निर्णय लिया गया था उसी समय, जिस समय बोला गया था उसी समय निर्णय लिया गया था कि मैं ये काम करती हूँ, चलो मैं फ़ैन ऑन करती हूँ। लेकिन यहाँ पे टाइम ऑफ स्पीकिंग पे कुछ भी नहीं हुआ है। आगे फ्यूचर टाइम में जब 5 बज गए हैं, एट 5 PM, बोला कब जा रहा है सेंटेंस टाइम ऑफ स्पीकिंग पे? शायद 5 बजे से पहले 3 बजे या 4 बजे, इतने बजे बोला जा रहा है सेंटेंस। और क्या बोला जा रहा है आगे? फ्यूचर की बात करी जा रही है 5 बजे की, 5 PM की। और यहाँ पे काम क्या होगा? निरंतर या कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? द एक्टिविटी ऑफ डूइंग होमवर्क इज इन प्रोग्रेस। प्रोग्रेस क्या हो गया? निरंतर चल रही है, कॉन्टिन्यूसली चल रही है। कितने बजे? 5 बजे से, मतलब 5 बजे चल रही है, उससे पहले शुरू हुई होगी और उसके बाद तक शायद चली होगी। लेकिन जब टाइम ऑफ स्पीकिंग है, जब ये सेंटेंस बोला गया है, तब कोई भी एक्शन नहीं हुआ है, जैसा कि सिंपल फ्यूचर में हुआ था। ऑलराइट, तो ये डिफरेंस होता है सिंपल फ्यूचर में। जो रूल क्या होता है? विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कॉन्टिन्यूस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में जिसका रूल क्या है? विल बी के साथ ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। टाइम ऑफ स्पीकिंग पे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, उसके बाद का कोई समय बताया गया है और उस समय लगातार द एक्टिविटी ऑफ डूइंग होमवर्क इज इन प्रोग्रेस। आई विल बी डूइंग माई होमवर्क एट 5 PM। पहले बोला गया होगा इसके बारे में 5 बजे से पहले, लेकिन 5 बजे ये काम हो रहा होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इससे पहले भी हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट वन इज आई विल हैव रिवाइज्ड ऑल दीज लेसन्स बाय Saturday. Second one is the gardener will have trimmed all these plants by this evening. Alright, तो इसमें क्या है? तो ये दोनों ही sentences, I will have revised all my lessons by Saturday. Saturday तक मैं सारे अपने lessons revise कर चुका हूँगा. The gardener will have trimmed all these plants by this evening. Evening तक, इस शाम तक जो गार्डनर है, माली है, वो सारे पौधे की कटाई कर चुका होगा। तो इस तरह से दोनों ही सेंटेंसेस किस में है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। यहाँ से रूल तो हमें समझ में आ ही गया है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगी हुई है इसमें? विल, हैव, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑलराइट, ट्रिम्ड, रिवाइज्ड, ये कौन सी फॉर्म है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हेल्पिंग वर्ब क्या लगा हुआ है? विल, हैव। तो ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट। ओके, नाउ लेट अस सी द यूज ऑफ दिस टेंस। ये टेंस कहाँ पे यूज होता है? चलो देखते हैं। वी यूज दिस टेंस टू एक्सप्रेस an action which will have been completed before a given time in the future. All right, और इसमें क्या बोला गया है? वी यूज दिस टेंस टू एक्सप्रेस एन एक्शन। कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया होती है विच विल हैव बीन कंप्लीटेड, कंप्लीट हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है, बिफोर अ गिवन टाइम इन द फ्यूचर। एक टाइम दिया गया होगा, बिफोर अ गिवन टाइम इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, गिवन टाइम। अब ये क्या है? जैसे मैंने आपके एग्जाम्पल में क्या बताया था, आपको एग्जाम्पल में दोबारा लिखती हूँ यहाँ पे। द gardener will have trimmed all these plants by this evening.
ये एग्जाम्पल हमने किया था। तो इसमें इवनिंग जो है, ये इवनिंग क्या है, एक गिवन टाइम है जिससे पहले आपके सारे प्लांट्स जो हैं वो ट्रिम्ड हो चुके होंगे, कटाई उनकी हो चुकी होगी। तो ये एक फ्यूचर का टाइम है। बाय द इवनिंग, ये किसका टाइम है, गिवन टाइम इन फ्यूचर। भविष्य में बताया गया है, सुबह बताया गया होगा कि शाम तक सारे पौधे ट्रिम्ड हो चुके होंगे। तो ये इस तरह से होता है कि एक गिवन टाइम से पहले वो काम हो चुका होगा। ओके, और इसमें जो एक वर्ड यूज़ होता है, आप पहचान कर सकते हैं इसकी, इसमें क्या वर्ड यूज़ होगा, बाय। बाय का प्रयोग हमेशा ही कौन सी टेंस में होता है, फ्यूचर परफेक्ट में। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके पहले मैं एग्जाम्पल्स लिखती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें देखिए क्या लिख रही हूँ मैं, When Mr. Narayan leaves the office at 5 p.m., he will have been writing the letters continuously for 3 hours. ओके, तो ये सेंटेंस कौन सी टेंस में है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है। अब इसमें से सेंटेंस से आपको रूल तो समझ में आ ही जाएगा। कौन सी हेल्पिंग वर्ब है इसमें, विल हैव बीन, और कॉन्टिन्यूस है तो क्या आ जाएगा, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो रूल यही रहेगा, विल हैव बीन के साथ V1 प्लस आईएनजी। ऑलराइट, इसको अब हम यूज़ कहाँ करेंगे, वी यूज़ दिस टेंस टू एक्सप्रेस एन एक्शन which will begin before a definite time or definite moment in the future and will just finished at that moment. Okay, तो क्या मतलब है इसका, वी यूज़ दिस टेंस टू एक्सप्रेस एन एक्शन, कोई भी क्रिया विच विल बिगिन बिफोर। इसमें बहुत ध्यान रखना है आपको, क्या वर्ड यूज़ किया गया है, बिफोर अ डेफिनेट मोमेंट। मोमेंट यहाँ पे किसको बोला गया है, कोई भी क्षण है, उस क्षण से पहले वह क्रिया शुरू हुई है। इन द फ्यूचर, बात कब, ये क्षण कब है, मोमेंट कब आया है, फ्यूचर में आया है। एंड विल जस्ट फिनिश एट दैट मोमेंट, और पहले शुरू होकर उस क्षण तक वह खत्म हो गया है। इसको और आगे हम टाइमलाइन पे समझते हैं। अब अगर हम डिफरेंस देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ इस टेंस का ही, आई विल हैव finished this work by evening. ऑलराइट, तो इसमें जैसा कि मैंने आपको रूल बताया था, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और इसको अगर हम टाइमलाइन पे देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो कि किस में है, प्रेजेंट में है। और ये वर्क किस में हो रहा है, एक्शन किस में हो रहा है, आपका फ्यूचर में हो रहा है। तो सपोज टाइम ऑफ स्पीकिंग हुआ मॉर्निंग का, मॉर्निंग में ये सेंटेंस बोला गया है कि आई विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय इवनिंग, मैं शाम तक यह काम कर चुका होऊंगा। तो यहाँ पे क्या आ गया है, इवनिंग मान लो इस वर्क को।
इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया है, इवनिंग, और ये हमारा पॉइंट क्या है, मॉर्निंग में टाइम ऑफ स्पीकिंग जब यह सेंटेंस बोला गया था। तो यह वर्क इस टाइम में शुरू हो गया था, टाइम ऑफ स्पीकिंग पे जैसे ही ये सेंटेंस बोला गया था मैंने काम करना शुरू कर दिया, और इवनिंग से पहले पहले ये काम क्या हो चुका है, फिनिश्ड। इवनिंग से पहले काम क्या हो चुका है, फिनिश्ड। ऑलराइट, और इस समय यह काम चल रहा होगा। So work will be done during this period। ये जो पीरियड है टाइम ऑफ स्पीकिंग से लेके इवनिंग तक का, इसमें क्या हो रहा है, वर्क विल बी डन ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इवनिंग से पहले पहले काम हो चुका होगा। तो ये टेंस कौन सी होती है, एक पर्टिकुलर मोमेंट होता है जिस पे एक्शन क्या हो जाता है, फिनिश। तो हम बोल सकते हैं कंप्लीटेड एक्शन इन फ्यूचर एट अ डेफिनेट मोमेंट। एक क्षण था जैसे इवनिंग, उससे पहले कंप्लीटेड एक्शन इन द फ्यूचर एट अ डेफिनेट मोमेंट, उससे पहले वो काम चल रहा होगा लेकिन उस टाइम तक वो काम खत्म हो चुका होगा। ऑलराइट, नाउ लेट अस सी इन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जो एग्जाम्पल मैंने पहले लिखा था वही मैं एक बार लिख रही हूँ। व्हेन मिस्टर नारायण leaves the office at 5 p.m. he will have been writing letters continuously for 3 hours। तो इसमें क्या होता है, लेट अस सी ऑन द टाइम लाइन। ये हमारा क्या है, TS, टाइम ऑफ स्पीकिंग। ऑलराइट, तो इसमें सेंटेंस क्या बोला गया है, TS पे क्या बोला गया है, व्हेन मिस्टर नारायण लीव्स द ऑफिस एट 5 PM। जब मिस्टर नारायण लीव्स मतलब ऑफिस को छोड़ेंगे, ऑफिस छोड़ के जाएंगे कितने बजे, 5 बजे। ही विल हैव बीन राइटिंग लेटर कॉन्टिन्यूसली फॉर 3 hours। तो टाइम ऑफ स्पीकिंग पे सुबह का टाइम और 5 PM क्या होता है, शाम का टाइम। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 5 PM हुए हैं। ये बात जो TS है, टाइम ऑफ स्पीकिंग है, वह पहले का होगा। मान लो ये कब का होगा, मॉर्निंग का होगा। मॉर्निंग में 5 o'clock है, मॉर्निंग में 9 o'clock, 9 बजे टाइम ये सेंटेंस बोला गया है। शाम के 5 बजे, शाम के 5 बजे क्या हुआ है, ऑफिस को लीव करेंगे, ऑफिस को छोड़ देंगे, ऑफिस से चले जाएंगे, और उससे उस टाइम उनको 3 घंटे हो गए होंगे क्या करते हुए, 3 घंटे हो गए होंगे, 3 घंटे हो गए होंगे लेटर लिखते हुए। ऑलराइट, तो 5 बजे से पहले लेटर शुरू किए थे, ये टाइम क्या है, 3 hours। तो टाइम ऑफ स्पीकिंग से कोई भी लेना देना नहीं, कोई लिंक नहीं है। 3 घंटे पहले उन्होंने शुरू किया लेटर लिखना, और 5 बजे वह लेटर लिखने ख़त्म हो गए होंगे और वो ऑफिस को छोड़ के चले गए होंगे। ऑलराइट, तो 3 hours यहाँ पे चले हैं। 3 hours क्या लिखा है, 3 hours ऑफ राइटिंग लेटर्स। तो यहाँ पे ये एक्शन चला है राइटिंग लेटर्स का। तो यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं, दिस टेंस डिनोट्स अ कॉन्टिन्यूअस एक्शन इन फ्यूचर बिफोर अ डेफिनेट मोमेंट। अब यहाँ पे डेफिनेट मोमेंट क्या है, 5 PM का। ऑलराइट, एंड डिनोट्स अ कॉन्टिन्यूस एक्शन इन फ्यूचर बिफोर। 5 बजे से पहले एक एक्शन शुरू हुआ था। क्या एक्शन था, लेटर्स लिखने का, और 3 घंटे तक वह लगातार एक्शन चला है। 5 बजे से पहले वह ख़त्म हो गया है। ऑलराइट, तो दिस इज व्हाट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट में मैंने क्या बताया था, टाइम ऑफ स्पीकिंग से ही हमने काम करना शुरू कर दिया है, और लगातार फ्यूचर में एक डेफिनेट टाइम दे दिया है, एक क्षण दे दिया जिससे पहले वो काम ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है
प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इसकी एक्सरसाइज आई बी गिविंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। तो टेंस आपकी सारी पूरी हो चुकी हैं। तो नाउ जस्ट मेक नोट्स, इसके नोट्स बनाइए 12 के 12 टेंस के और इसको रिवाइज करिए। ओके।